कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस चालू कर देते हैं तो उसके अंदर हमको दो चीज़ें आती है, ठीक है। एक आता है आपका सीरीज और एक आता है आपका पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? तो सीरीज का एक अगर हम एग्जांपल लें, सीरीज इजी होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल। इससे पहले मैंने ना एक व्हीटस्टोन ब्रिज का बनाया, तो इस वीडियो के बाद वो देखना, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पहले पढ़ लोगे ना तो फिर तब फिर ये समझ आ जाएगा, लेकिन वो बाद वाली चीज़ें आती है, ठीक है। वो एडवांस है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये थोड़ा सा बेसिक है, तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, ठीक है। तो सीरीज़ के अंदर अगर हमको एग्जांपल लेना है तो मैं कुछ ऐसा लूँगा, अगर मैं इधर R1 ले लिया और इधर R2 ले लिया और इधर R3 ले लिया और इधर एक I करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर मेरे को R फाइनल चाहिए ना, तो मैं कह सकता हूँ कि वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ठीक है। और इसको मैं अगर प्रूफ चाहते हो ना तो प्रूफ भी बता देता हूँ, चलो प्रूफ भी मैंने एक जगह आप सबके लिए लिख रखा है, तो प्रूफ भी बता ही देते हैं, चलो। नहीं, क्योंकि मतलब इससे नोट से देखने के लिए नहीं लिया है, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। तो मानते हैं कि यहाँ पे एक V1 चल रहा होगा, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। अब ये V1 V2 V3 है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को टोटल V चाहिए ना, तो वो तो सबको पता होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा हो, ओम्स लॉ, तो आपको पता होगा कि V इक्वल टू आई आर होता है ना। अब सीरीज के अंदर I जो होता है वो आपका A पॉइंट पे और B पॉइंट पे सेम होता है ना। तो मैं V की जगह आई आर लिख सकता हूँ, आई आर इक्वल टू V I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I कॉमन आउट ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर भी I बाय R डैश है, तो I से I कट गया तो R डैश क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के, है ना। यही प्रूफ हो गया। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर जानते हैं तो रेजिस्टेंस के ना सीरीज जो है, यानी कि सीरीज के अंदर हमको ना फाइंड करना होगा कि R डैश यानी कि R टोटल पूरे सर्किट के अंदर ये कहते हैं रेजिस्टेंस कितना है, तो वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसका अगर प्रूफ हो तो ये लो, प्रूफ ये रहा, ये ठीक है। तो प्रूफ रहा ये, वैसे प्रूफ कोई पूछता नहीं है, ठीक है, बस मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल भी इतना ही इजी है, ठीक है। पैरेलल इससे कुछ नहीं है, तो एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पैरेलल का, बट ये याद रखना V इक्वल टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ होता है, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा ओम्स लॉ, ठीक है। तो अभी तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल्स का, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पैरेलल का अगर एक एग्जांपल लें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे कि मैंने पैरेलल का भी बना ही रखा था एक सर्किट, सेम टू सेम वही दे देता हूँ। जैसे कि एक ये है, ठीक है, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। अब ये तो शायद मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आप सबसे कि R3 को कभी कभार नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमको लेना होगा सीरीज में, अगर हमको चाहिए तो सबको ऐड करना होता है, बस ये याद रखो सबको ऐड करना होता है। अब अगर आप कहोगे 4 रेजिस्टेंस है, तो 4 रेजिस्टेंस के अंदर आप कहोगे ऐड नहीं होगा कि ऐड होगा, वैसा वाला कॉन्सेप्ट मत रखना दिमाग में, ऐड होगा तो होगा, ठीक है। तो ये ले लेते हैं एक सीरीज। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे एक V वोल्टेज होगा, है ना, A और B के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के बीच में, इसको इंटीरियर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ एक I करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना। अब पैरेलल के अंदर ना
आई करंट सेम नहीं होता है ना। यहाँ पे कुछ I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे I3 जाएगा, ठीक है। और टोटल जो आई निकलेगा ना वो इसके इक्वल नहीं होता कभी भी। सीरीज के अंदर होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता। तो अब मैं आई की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आई की जगह मैं लिख सकता हूँ वी आर लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकते हैं ना। अब मैं आई डैश की वैल्यू पूछूं, मतलब आई टोटल की, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। अब वो क्यों होता है वो भी बता देता हूँ। अब करंट फ्लो हुआ यहाँ से, एक करंट को रास्ता मिला आगे जाने का, एक इधर जाने का, आधा इधर मतलब आधा भी नहीं, कुछ कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे चला गया और कुछ अमाउंट यहाँ चला गया, वापस आगे आया। अब वापस यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, फिर अब यहाँ जाके तो एक ही रास्ता है वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आई डैश वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आई की जगह हमने वी आर लिया था तो यहाँ पे भी वी आर ले लेंगे। वी आर इक्वल टू वी इंटू R1 प्लस वी इंटू R2 प्लस वी इंटू R3। अब v कॉमन आउट ले लेते हैं, वी आर इक्वल टू वी कॉमन आउट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब v से v कैंसिल आउट, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। एक अगर आपको क्लियर होगा तो सब क्वेश्चन आप फोड़ दोगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब सब जगह ना एक जो कॉमन मिस्टेक होती है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कि आप ना कभी भी R डैश की वैल्यू निकालोगे ना तो आपसे कभी कभी ना 1/R1 की ही वैल्यू पुट करके डाल देते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने भी यहीं पे एक बार गलती कहा था, मैंने गलती हुई थी मुझसे, मैंने 9/2 या 2/9 कुछ ऐसा ले लिया था, ठीक है। तो हमेशा R1 की वैल्यू क्या ले लोगे, इसकी अपोजिट ले लोगे, है ना। जैसे कि 9/2 आया इसकी वैल्यू, तो डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आप सबको, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कर देना। ये भी मैं को भी एक सर ने ही मेरे को ये क्वेश्चन दिया था, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था कि पीस ऑफ अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस R इज कट इक्वल टू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, और कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R, then what is the ratio of R by R dash। यानी कि एक मान लेते हैं कि एक वायर है, इसको मैंने 5 हिस्सों में काट दिया, 1 2 3 4 5, है ना। अब इन सबको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों वायर एक्सटर्नल वायर है, छोड़ो, ठीक है। सीरीज कह रहा हूँ, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, वो है R, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, R बाय R डैश, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि इसका रेजिस्टेंस होता है इन्होंने। तो एक मैं सिंपल चीज बता देता हूँ आपको कि R नो मतलब एक चीज बताता हूँ, जैसे कि अगर हमको R डैश की वैल्यू फाइंड करनी है तो R बाय नंबर ऑफ टाइम्स इट कट, ठीक है। अगर इक्वल होगा तभी, जैसे कि इन्होंने कहा है ना इक्वल पार्ट्स में काटा है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और R है एक वैल्यू, ठीक है। तो हम वही ले लेंगे, जैसे कि अगर आया है, अगर मैं एक और चीज बताऊं कि इक्वलेंट रेजिस्टेंस यानी कि इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा ना, मतलब पांचों का मिला के ही तो R हुआ है, ठीक है। मैंने ये आपको यहाँ पे ये जो ड्रॉ करके बताया इसका मतलब इन सब का 1 2 3 4 5 पांचों का मिला के आ रहा है, ठीक है। तो सिंगल का क्या होगा, R/5, और कितनी बार ये कट हुआ है, 5 टाइम्स। यानी कि ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लिखूं कि R डैश इक्वल टू R क्या आया है, जो न्यू आया है, मतलब इसको आप लिख सकते हो कि सिंगल वाले का वो हो जाएगा R/5,
अब डिवाइडेड बाय 5 यानी कि r डैश हो जाएगा r बाय 25। ये आंसर है आपका। लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में हमको बताया था, वो पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ r डिवाइडेड बाय r डैश। निकाल लेंगे r डिवाइडेड बाय r डैश यानी कि r बाय 25 कट गया यानी कि 1 बाय 25 आंसर है। ठीक है, कट जाएगा ना, इतना क्लियर है। चलो ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। और 1/25 को आप चाहो तो 1/25 लिख दो। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। एक बार और क्वेश्चन मैं दोहरा देता हूँ या आप सब रिवाइंड करके भी देख लेना। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था ये वाला। इसका बस एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको इसका पूरा चाहिए वैसे, लेकिन वैसे आपको आंसर पता ही चल गया इसका कि क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जो होगा एक सिंगल का क्या है r/5। अब नंबर ऑफ टाइम 5 टाइम कटा है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। वैसे तो ये इसका करेक्ट वे होता है, करेक्ट कह भी सकते हो इसको। कहाँ गया, ये रहा। इसको आप कह भी सकते हो, ये बेस्ट तरीका होता है। अगर आपका MCQ क्वेश्चन आते हैं तो आप यही डालोगे। ठीक है, ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। अब r की वैल्यू जो एक सिंगल की आएगी वो, और एक नंबर ऑफ टाइम कितनी बार कट हुआ है वो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में डाल देना तो वो r डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब जो r डैश की वैल्यू आएगी वो आप क्या कहते हैं, उसको रेशियो में डाल देना। अगर रेशियो पूछा है तो वैसे सिंगल में आता है। ठीक है, तो बाय गाइस।